नमस्कार, ये है सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। मालदीव बहुत छोटा सा देश है, सिर्फ 5 लाख की आबादी वाला देश। भारत की मदद से वो बना रहा है। हर मुश्किल वक्त में भारत ने उसका साथ दिया है। वहां पर कुछ भारतीय सैनिक अभी भी मौजूद हैं। भारतीय सेना के मुताबिक सिर्फ 88 सैनिक मालदीव में हैं, लेकिन मालदीव अब इसके लिए तैयार नहीं। उसके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने 15 मार्च तक इन सैनिकों को मालदीव छोड़ने को कहा है। और ये तब हुआ जब उन्होंने चीन का दौरा किया और वहां से लौटने के बाद उनके तेवर और आक्रामक हैं। लेकिन ये बात हैरान करने वाली नहीं है। मोहम्मद मोइज़ू भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। उनका चुनावी कैंपेन इंडिया आउट पे टिका रहा, यानी कि कैंपेन के दौरान भी उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए थे। नवंबर में उन्होंने कहा था कि भारत के सैनिक वापस जाएं। अब इसके लिए 15 मार्च की तारीख तय कर दी गई है। दरअसल मालदीव के पीछे जो ताकत चुपचाप खड़ी है वो चीन है। भारत के लिए अल्टीमेटम जारी करने से पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया, वहां 5 दिन रुके, कारोबारी समझौते भी किए। चीन और मालदीव के बीच 20 से ज्यादा MOU पर दस्तखत किए गए हैं। इनका वास्ता आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी आदि से है। BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव और मीडिया की साझेदारी को लेकर भी MOU हुए हैं। इसके अलावा अगले 4 साल में मालदीव और चीन दोनों देश समग्र साझेदारी की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि मालदीव बहुत भरोसे से उस गठजोड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार है जो चीन हिंद महासागर में भारत की चारों तरफ बना रहा है। नेपाल और श्रीलंका से भी इसका सिरा जुड़ता है। पाकिस्तान तो चीन का पुराना सहयोगी है ही, लेकिन क्या मालदीव को चीन का ये सहयोग बहुत रास आएगा? क्या भारत से संबंध बिगाड़कर वो अपनी उस लोकतांत्रिक संप्रभुता यानी कि अपनी सॉवरेंटी को बनाए रख सकेगा, जिसका हवाला राष्ट्रपति मोइज़ू बीते दिनों देते रहे हैं? चीन कितना भरोसे लायक है? क्योंकि अब तक तो ये साफ हो चुका है कि चीन कर्ज और मदद देकर दोस्ती नहीं करता, कर्ज के जाल में फंसाता है। चीन की इस नीति का नतीजा श्रीलंका ने भुगता है। वहां पे याद है हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसे चीन ने 99 साल की लीज पर लिया, विकसित किया, लेकिन बहुत अव्यवहारिक रहा ये और उसका कर्ज चुकाना श्रीलंका के लिए भारी पड़ गया। वो ज्यादा से ज्यादा कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है और चीन पर निर्भर होता जा रहा है। दूसरी मिसाल नेपाल की है। पोखरा हवाई अड्डे की कहानी। चीन की मदद से बना ये हवाई अड्डा अब नेपाल का संकट बन चुका है। चीन की इस नीति में पाकिस्तान के अलावा लाओस है, कंबोडिया है, बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं, कर्ज का जाल। लेकिन सवाल ये है कि मालदीव अगर उसका नया शिकार बनता है तो फिर भारत इसकी फिक्र क्यों करे? इसलिए कि भारत से ये बिल्कुल लगा हुआ छोटा सा देश है। हिंद महासागर में भारत की जो समुद्री सुरक्षा है उसका एक अहम पड़ाव है। मालदीव की भौगोलिक नज़दीकी जो भारत से है वो उसे भारत के बहुत करीब लाती है। यही वजह है कि लक्षद्वीप के प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरे के बाद मालदीव के जिन मंत्रियों ने उन पर टिप्पणियां की, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहां की विपक्ष भी इसके बहुत खिलाफ थी, लेकिन भारत के सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने मालदीव का जो बहिष्कार किया वो भी कुछ अटपटा था और कुछ हद तक दोनों देशों के रिश्ते के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। सच की पड़ताल में हम कई सवालों पर चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि भारत मालदीव के ताज़ा रुख का किस तरह से जवाब दे या कैसे जवाब देना चाहिए। मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ मिलकर चीन जो क्षेत्रीय घेराबंदी कर रहा है उसको भारत कैसे रोके? क्या भारत को नई पहलकदमियों की ज़रूरत है क्षेत्रीय स्तर पे, या फिर हालात वैसे गंभीर नहीं है जैसा कि लग रहा है पहली नज़र में? क्या ये भारत की नई बनती हैसियत का मामला है जिसके साथ उसे दूसरे देशों को भरोसे में लेना होगा? तो ये कई सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ इसके लिए 2 जानकार हैं। उपाध्यक्ष हैं ORF के हर्ष पंत और जितेंद्र नाथ मिश्र हैं जो पूर्व राजनयिक हैं। तो हर्ष, जो अभी स्थिति है चीन की से जो वापस लौट कर आए हैं मोहम्मद मोइज़ू और उसके बाद जो आक्रामकता उन्होंने दिखाई है, तो सवाल ये भी उठता है कि भारत को इसे कैसे लेना चाहिए? मालदीव का जो ताज़ा रुख है उसका जवाब कैसे दे भारत? देखिए, भारत ने जहाँ तक जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है भारत का, वो बड़ा सधा हुआ रहा है शुरू से ही, जब से ये क्राइसिस इरप्ट हुआ है।
और हमने ये देखा कि जब जो प्रेसिडेंट मोइत्जू थे वो एक पूरे इंडिया आउट कैंपेन को लेकर ही चुने गए थे, तो ये आशंका तो पहले से थी कि वो एक भारत के खिलाफ कुछ कदम उठाएंगे, या भारत के खिलाफ जो उनका रुख रहेगा। और उसके ये होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने और हम भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखा। पर प्रधानमंत्री मोदी की भी मुलाकात उनके उनके साथ हुई, प्रेसिडेंट मोइत्जू के साथ। तो हमने ये देखा है कि भारत ने अपनी तरफ से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को नहीं रोका। जब वो लक्षद्वीप वाला मामला एक तरह से तूल पकड़ रहा था, तब भी ऑफिशियल रिस्पांस भारत की तरफ से कोई नहीं आया, म्यूटेड रहा। एक बार जब जब ये बात एक आगे बढ़ गई कि जब वहां से प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया, तब समन किया गया हाई कमिश्नर को, मालदीव्स के हाई कमिश्नर को। तो मुझे ऐसा लगता है भारत ने अपनी तरफ से ऑफिशियली एक बहुत प्रेग्मेटिक, एक बहुत सोबर रिस्पांस इसमें अभी तक दिखाया है। जी लेकिन ये जरूर है जी। कि आगे की रणनीति पर विचार करना भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मोइत्जू साहब यहाँ रुकने वाले नहीं है, ऐसा उनकी बातों से लग रहा है। जी, तो ये आगे की जो रणनीति है उसमें कई चीज़ें हैं कि भारत को क्या रीजनल लेवल पे दूसरी तरह की पहलकदमी की, दूसरे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। दूसरे जो जाहिर है कि ये टकराव सिर्फ मालदीव या भारत के बीच नहीं है, चीन उसके पीछे खड़ा है, और चीन और भारत की भी बात है ये इंडियन ओशन में। तो इसे कैसे देखना चाहिए, ये समझने वाली बात है कि भारत ने ऑफिशियली अब तक बहुत संभल के रोक दिया, लेकिन जो आक्रामकता दिखती है मालदीव की तरफ से चीन की शय पे, तो इस रीजन में किस तरह का संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जितेंद्र नाथ जी, आपको क्या लग रहा है? आपको बहुत धन्यवाद नगमा जी। अब प्रोफेसर पंत ने तो कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था। भारत अभी शांत है। भारत की रणनीति कूटनीति है, उससे ज़्यादा नहीं है। जी। और क्यों करें, और कुछ क्यों करें। हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा है कि राजनीति तो राजनीति है। मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ। मैं तो गारंटी नहीं दे सकता है कि हर देश में रोज़ हर कोई हमें सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्षण है, ये एक मुहूर्त है। ये समय शायद बीत जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं, हमारी जो ताल्लुकात हैं मालदीव्स के साथ या चीन के साथ, ये सब क्यों हो रहा है। ये क्या चीन की तरफ से मालदीव्स को भड़का जा रहा है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद ये इसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये मैं स्पेक्यूलेट कर सकता हूँ, क्योंकि चीन की शक्ति आज वो है, बहुत ज़्यादा है, जो 2017 में भी नहीं थी। उस समय भी चीन ने एक पब्लिक इंडिकेशन दिया था कि उधर कुछ नहीं होना चाहिए। भारत के प्रति हिंट किया था, कुछ एक स्टेटमेंट भी दिया था। जब लोग सोच रहे थे कि भारत की नौसेना वहाँ जाके कुछ इंटरवीन करेगी, जब यमीन प्रेसिडेंट थे, तो चीन की शक्ति बढ़ती जा रही है और उनकी पहुंच जो है, पहुंचना, रीच जो है इंडियन ओशन की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये तो जाहिर है। और अभी जो मुइज़्ज़ू साहब को शायद उससे कुछ प्रेरणा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ शक्ति मिली है कि हम थोड़ा भारत को टेस्ट करें, कहाँ तक, किस हद तक भारत इसको मान लेगा। लेकिन क्या भारत मानेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी है, भूगोल तो भूगोल ही है। जब पानी का मुद्दा था 2014 में, या कोविड का मुद्दा था, या 1088 में जब भारत ने इंटरवीन किया था मिलिटरीली उनके सपक्ष में, अब्दुल गुयूम जब राष्ट्रपति थे, तो भारत वहाँ पास ही है, चीन काफ़ी दूर है। तो ये भी मालदीव्स को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ तक इसको ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक रणनीति है मालदीव्स की, और एक इनकी जो इंटरनल मामला भी है। मैं ये बात आपको भी मैंने ये बात कही थी कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। जो इंडिया फर्स्ट कैंपेन था सोली साहब का, क्या ज़रूरत थी इंडिया फर्स्ट बोलने की? ज़रूरत नहीं थी। तो अगर इंडिया फर्स्ट होता है तो सब कहेंगे यार भाई भारत कुछ कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, और सब ये सही नहीं था। हमारी सेना वहाँ नहीं है, सिर्फ 88 सैन्य है। जी हाँ। जी जी।
आपने जैसे कहा कि पहले इंडिया फर्स्ट, लेकिन अब उसके बाद इनका कैंपेन मोइजू का इंडिया आउट रहा। तो हर्ष, अब जब ये तो इस मुद्दे पर ही चुने, इनका इलेक्शन कैंपेन रहा, और आपने जैसा कहा कि लौटने वाले नहीं है मोइजू, और इनकी करीब जो है ये जमीन के चेले बताए जाते हैं, इनके करीबी या जिनका झुकाव चीन की तरफ है, वो तमाम बातें हैं। तो अब ऐसे में जो ये दिखता है कि ये एक मालदीव खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, ये भी बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या चीन के पर वो ऐसा भरोसा कर सकता है। भारत हमेशा एक अलग तरह का रिश्ता भौगोलिक नज़दीकी की वजह से भी रहा है, हमेशा भारत ने मदद की है, लेकिन ये भी एक समझना होगा या दिखता है कि जो डेट जो कूटनीति है, कर्ज की जो कूटनीति है चीन की, उसमें भी मालदीव फंस सकता है, जैसे कि हमने देखा श्रीलंका में, नेपाल में, कंबोडिया में, पाकिस्तान है। तो BRI जो उसका इनिशिएटिव है, यहाँ पर वो खतरा भी उभरता हुआ दिखता है, और चीन की घेराबंदी दिख रही है किस तरह की ये इन तमाम देशों को मिलाकर। देखिए नगमा, ये बड़ी एक तरह से बड़ी सोचने वाली बात है कि मोइजुद साहब BRI पर इतना विश्वास जता रहे हैं एक ऐसे समय जब दुनिया भर में BRI से विश्वास उठता जा रहा है। तो 20% जो डेट है मालदीव्स का, वो चाइना कंट्रोल करता है। अगर इतना डेट चाइना के पास है, पब्लिक डेट, तो उसमें नेचुरली थोड़ा बहुत तो हम देखेंगे कि दबाव में कोई भी देश आ जाएगा, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। और मालदीव्स तो एक काफी हद तक छोटी इकोनॉमी है, तो उसमें जब इस तरह के किसी भी इकोनॉमिक पावर के साथ उसके संबंध होंगे तो उसमें वो दबाव में आएगा ही। लेकिन मुझे मैसेज मिश्रा जिसका जिक्र कर रहे थे कि इसमें दो दो चीजें अहम दिख रही। एक तो कि डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को केटर किया जा रहा है, कि इससे ये कि जो हार्डलाइनर्स हैं मालदीव्स में उनको मोबिलाइज करके अगर आप एंटी इंडिया कैंपेन करेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा। इस तरह की जो उनकी पॉलिसी रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है मोइज़ू साहब वापस जाने वाले हैं नहीं। लेकिन मुझे ये भी बात उतनी ही सत्य है जिसका आपने जिक्र किया कि जो ऑल्टरनेटिव एक समय चीन दिखा रहा था दुनिया को। देखिए आज तो चीन की हालत काफी कमजोर है। अगर जो भी चीन को इस समय समझ रहा है, देख रहा है, आंकलन उसका कर रहा है, चीन की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, चीन का BRI का प्रोजेक्ट कहीं नहीं जा रहा है, ये तो चीन की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस समय सफर कर रही है। उस समय अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, एक देश को इस तरह से चीन के ऊपर निर्भर हो जाना करना किस तरह की समझदारी है, इस बात पर मोइज़ू साहब या उनके एडवाइजर्स को विचार जी जरूर करना चाहिए। जी, पर जी। हर्ष, आपने जैसा कहा भी, और एम्बेसडर मिश्रा ने भी कहा कि अपनी उनकी घरेलू राजनीति भी है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। तो पर भारत के लिए ये कितना चिंता का विषय है, और ये क्या वो वहाँ पे भी हालात जिस तरह के बने हैं, या जो आक्रामकता दिख रही है मोइज़ू की, या चीन के बयान आते हैं, क्या चिंता की बात है, या हालात वैसे गंभीर नहीं जैसा कि दिखता है? नहीं, देखिए चिंता की बात तो बनी रहेगी कि कभी भी आपके अगर पड़ोसी एक ऐसे मित्र देश में एक ऐसी सरकार हो जो वोसिफरसली एक एंटी इंडिया कैंपेन चलाए, तो उसमें चिंता होना स्वाभाविक है। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में खालिदा जिया के टाइम में एक कंसिस्टेंट कैंपेन चला था इंडिया के खिलाफ, तो उसमें भारत के लिए चिंता बनी उस समय बहुत बढ़ गई थी। तो कहीं पर ये जो एक इंडिया चाइना के बीच में जिस तरह की अब कॉन्टेस्टेशन हो रहा है हिंद प्रशांत में या इंडियन ओशन में, उसमें ये स्वाभाविक है कि कभी ऐसी सरकारें बनेंगी जो जो ओवर्टली, जिसका भी एम्बेसडर मिश्रा ने कहा, जी। इंडिया फर्स्ट, और कभी ऐसी सरकारें आएंगी जो इंडिया को आउट करना चाहेंगी। लेकिन उसके बीच में आप कैसे अपने इंटरेस्ट को साध सकते हैं, इसके लिए मुझे मुझे लगता है भारत को न सिर्फ आपने इसका जिक्र किया, रीजनल एक पॉलिसी की जरूरत होगी जिसकी शुरुआत भारत ने कर दी है। अगर आपको याद हो दिसंबर में कोलंबो सिक्योरिटी इनिशिएटिव हुआ था जिसमें मालदीव भी शामिल है, लेकिन मालदीव ने इस बार उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, मालदीव ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके अलावा भारत के पास बहुत बड़ी एक जो लेवरेज है वो ये है कि भारत के पश्चिमी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो जब मोइज़ू साहब ये कहते हैं कि भाई हम तो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, हम भारत से अलग जाएंगे, हम अमेरिका के पास जाएंगे, यूरोप के पास जाएंगे, चीन के पास जाएंगे, तो उनको ये समझना होगा कि जिस तरह की रणनीति बन रही है उसमें भारत ज्यादा इफेक्टिव प्लेयर है अगर उनको यूरोप को, वेस्टर्न मार्केट्स को केटर करना है तब भी। तो मुझे लगता है जी, काफी सारे मुद्दे हैं जो धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। जी जी, एम्बेसडर मिश्रा, आखिरी कमेंट आपसे कि जैसा अभी हर्ष ने भी कहा, ये रीजनल कोऑपरेशन या एक नई इनिशिएटिव की भी भारत को ज़रूरत है, क्योंकि चिंता तो बनी रहेगी अगर पड़ोस में इस तरह के तेवर है तो। हाँ बिल्कुल, रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। जैसे कि प्रोफेसर पंत ने कहा, देखिए अमेरिका ने एम्बेसी खोल दी है, और एक देश, पश्चिमी देश में मुझे याद नहीं आ रहा है,
दो देशों ने मई 2023 में एम्बेसी खोल दिए। ये तो भारत के सपक्ष में है, यही भारत की रणनीति है और कूटनीति है। और जयशंकर जी ने साफ कह दिया ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इसको चलने दो, भारत को शांत रहने दो। और ये मजे की बात है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपने हमारे जो मंत्री जी थे किरेन रिजिजू को भेजा, वो अरुणाचल प्रदेश के हैं और चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है। तो ये भारत की रणनीति बहुत अच्छी है जी। और ये भी चीन को एक मैसेज जा रहा है और मालदीव ने भी मान लिया। उन्होंने तो उससे कोई आपत्ति नहीं की कि वो आए, क्यों भी करें जी। तो भारत के पास कुछ कार्ड्स हैं और उसे बहुत सतर्क से खेलना चाहिए। तो ये और बिल्कुल हम अकेले नहीं हैं, यही मैं कह रहा हूँ। महत्वपूर्ण है, हम अकेले नहीं हैं। भारत ने अपने इनिशिएटिव्स शुरू भी किए हैं, रीजनल कोऑपरेशन भी वहाँ पे। धन्यवाद आपका हर्ष और एम्बेसडर मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिंता तो जाहिर है कि बनी हुई है कि अगर पड़ोसी के तेवर इस तरह के रहें, लेकिन भारत के जो वेस्टर्न नेशंस हैं उसके साथ भी अच्छे संबंध हैं वहाँ पर। और भारत ने भी ये संदेश दिया और भारत का जो अभी प्रतिक्रियाएं रही हैं वो नपी तुली रही हैं। ब्रेक के बाद सच की पड़ताल में देखेंगे कि आखिर मालदीव इतना अहम है क्यों। ब्रेक के बाद तो मालदीव आखिर इतना अहम है क्यों, भारत के लिए भी, चीन के लिए भी। हिंद महासागर के नक्शे पर मालदीव एक छोटा सा बिंदु है, लेकिन ये देश कहाँ से आया, उसकी प्राथमिकताएं कहाँ हैं, देखते हैं इस ग्राफिक्स में। सिर्फ 5,21,000 लोगों की आबादी है। करीब 2000 द्वीपों वाले इस देश में बस 200 द्वीपों पर लोग बसते हैं और इसकी जीडीपी जो है वो कुल $655 करोड़ है, जिसमें पर्यटन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये बहुत अहम है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, जियोपॉलिटिकल इसकी जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मालदीव भारत से सिर्फ 650 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि श्रीलंका से भी माले की दूरी करीब इतनी ही है। चीन दूर है, 4,800 किलोमीटर से कुछ ऊपर। लेकिन यही वजह है कि अगर चीन मालदीव और श्रीलंका को अपनी पकड़ में ले लेता है तो भारत के लिए समंदर में मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए भारत का हित है कि इस देशों से उसके रिश्ते अच्छे हों। एक हिस्से में उसे पाकिस्तान का सहयोग मिल रहा है। मालदीव इतना छोटा है कि उसे दबाना मुश्किल नहीं होगा। तो भारत को मालदीव को चीन से भी बचाना है, हिंद महासागर पर अपनी पकड़ बनाए भी रखनी है। हिंद महासागर में मालदीव की जो पोजीशन है जियोपॉलिटिकल, इस हैसियत से वो भारत की सुरक्षा की हैसियत से भी बहुत अहम है। तो मालदीव भारत और चीन के बीच में इस तरह की इस समय इक्वेशन है जियोपॉलिटिकल, जिसकी वजह से दोनों के लिए ये काफ़ी अहम बना हुआ है। सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।